हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हो सब बहुत अच्छा, मुझे अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को इंडेस 2 के 100% टीवाई के कराऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन प्यारी प्यारी बातें आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो वीडियो रहेगी ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। सेकेंड, मैं आपको सारे के सारे 100% क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके टीवाई के रूप में है। थर्ड, सर कंसेप्ट का क्या रहने वाला है? क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अगर आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो मैंने 100% कंसेप्ट रिवीजन की एक अलग से वीडियो दे रखी है इंडेस 2 की, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए क्वेश्चन 1 जो है आपका रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन के ऊपर है। इंडेस 2 के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के ऊपर। आई मीन टू से, अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है या उससे ज्यादा है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कम है तो रॉ मटेरियल जो है उसका वैल्यूएशन होगा लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आइए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। यूएल लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल एट 400 पर केजी। ओके, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। मैंने इससे पहले एक वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने 100% कंसेप्ट रिवीजन करा रखे हैं किसके, इंडेस 2 के। वहां पे मैंने डिटेल में इस बात को भी एक्सप्लेन कर रखा है कि रॉ मटेरियल का जो कंपैरिजन होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का जो कंपैरिजन होता है वो एनआरवी के साथ क्यों नहीं होता, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ क्यों होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखना एक बार ना। कंपनी डज नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। द फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा उसने, द फिनिश गुड्स इन विच, वो फिनिश गुड्स जिसमें ये रॉ मटेरियल क्या होगा सर, यूज होगा, आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट। इसका मतलब सर अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्लीज ध्यान देना, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कंपनी इज हैविंग 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री। ओके, तो 10,000 के आपका रॉ मटेरियल है 10,000 kg, मल्टीप्लाई किससे करेंगे साहब, कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, क्योंकि फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से क्या कम है। आगे देखिए, as the company never sell the raw material, it does not know the selling price of the raw material and hence cannot calculate the realizable value of the raw material for valuation of inventory at the end of the year. However, replacement cost of raw material के सर 300 पर केजी से आप इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे सर, 300 के हिसाब से इसका वैल्यूएशन हो जाएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर देन आपका कॉस्ट। तो 3 लाख आंसर आ गया। चलें, हाँ जी सर, आइए इंडेस के क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना है इसके ऊपर मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो में डिस्कस करूंगा और वो वीडियो बड़ी जल्द आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, बल्कि हम एक काम और करते हैं, मैं हर क्वेश्चन से पहले ना आपको 10 to 15 सेकंड दे दूंगा सो दैट आप एक बार वीडियो को पॉज करके कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लें। प्लीज मेक इट हैबिट, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन, और जितना आप ना पढ़ते टाइम क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डेवलप करोगे ना उतना ही आपको एग्जाम में काम आएगा। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखता है, सन लिमिटेड हैज फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट सोलर पावर पैनल ड्यूरिंग X1 X2 एज पर द ड्राइंग एंड डिजाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर। मैं एक काम और करता हूं, बल्कि इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले ना एक बार आपके साथ हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं कि आपको इंडेस का आंसर कैसे लिखना है। आप देखिए एग्जाम में तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपका प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आपका प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हमेशा मेक इट हैबिट कि आप इंडेस का नाम और नंबर जरूर लिखें। जैसे आपका इंडेस 103 के अकॉर्डिंग मान लो गुडविल आ गया कैलकुलेट करना, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एज पर इंडेस 103 गुडविल शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। या आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया तो आप क्या लिखेंगे, एज पर इंडेस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक, सेकंड सर आपका क्वेश्चन बन सकता है प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो भी इंडेस का नाम और नंबर जरूर लिखें। थर्ड, अगर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे आप उसको 3 पार्ट में लिखेंगे। जो आपका पार्ट 1 आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले लिखे एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडेस, सेकंड लिखे इन द गिवन केस, और थर्ड पता क्या लिखेंगे साहब, कंक्लूजन।
और प्लीज कंक्लूजन ना इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि इंडिया का आंसर आपने कैसे लिखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। सन लिमिटेड हैज फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट सोलर पावर पैनल ड्यूरिंग X1 X2 एज पर द ड्राइंग एंड डिजाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर। देखिए हम ना इक्विपमेंट बनाते हैं सोलर पावर पैनल, लेकिन ये जो इक्विपमेंट बना रहे हैं ना ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे है। इसको हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं जितने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं ना उनमें कई बार स्पेशल कॉस्ट इनकर करनी होती है, तो वो कॉस्ट हम क्या करते हैं अलग से ऐड करते हैं। ठीक, चलिए। However, due to liquidity crunch, the customer has requested the company for postpone in delivery schedule. सर कस्टमर के पास क्या है, लिक्विडिटी क्रंच है और उसने हमें रिक्वेस्ट की है कि साहब डिलीवरी जो शेड्यूल है ना आपकी पोस्टपोन कर दो उसको, एंड रिक्वेस्टेड द कंपनी टू विद होल्ड द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट एंड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बैलेंस आइटम। वो कह रहा साहब आप जो आगे प्रोडक्शन करेंगे उसे डिसकंटिन्यू कर दो और जो भी आपके पास फिनिश गुड्स वगैरह है रेडी है उसे होल्ड कर लो अभी। ठीक, as a result of the above, the detail of the customer balance and the goods held by the company as work in progress and finished goods as on 31st March X3 are as follows. सर जिस दिन उसकी चिट्ठी आई हमारे पास कि हमारा जो ऑर्डर है उसे होल्ड कर दो, उस दिन हमारे पास कुछ बैलेंस थे। ये तो WIP का बैलेंस था, ये अपना फिनिश गुड्स का बैलेंस था। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी अपने पास, जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की सर वो 140 होगी। ठीक है, और ये डेटर का बैलेंस था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। The petition for winding up against the customer has been filed during X2 X3 by Sun Limited. सर हमने उसके वाइंडिंग अप की पिटीशन लगा दी है। कमेंट विद एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोविजन टू बी मेड ऑफ 2.5 लाख। 2.5 लाख कहां से आ गया, इन सब का टोटल है साहब, इंक्लूडिंग सन्ड्री डेटर फिनिश गुड्स एंड WIP इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले सर मैं बात करूंगा इन्वेंट्री की, फिर बात करूंगा सर ट्रेड रिसीवेबल की, डेटर की। इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलेंगे साहब, एज पर इंड AS 2 जो इन्वेंट्री होती है वो क्या होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप बताएंगे साहब कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो सर क्वेश्चन ने आपको NRV नहीं दे रखी, और यहां पे अब आंसर क्या बनेगा आपका ना, आप ये बोलेंगे कि क्वेश्चन ने हमें NRV नहीं दे रखी, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो कॉस्ट है वो NRV के कंपैरिजन में कम है, हम इन्वेंट्री को एट कॉस्ट दिखा देंगे। एक, आप बात को बड़े ध्यान से सुना दोस्त, यहाँ पे ना ये जो प्रोडक्ट है ना ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है। कस्टमाइज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे। अब मेरी बात समझना, मैं AC बना के बेचता हूँ, ठीक है, ठीक है सर, AC मैन्युफैक्चर करके बेचता हूँ। अब एक कस्टमर आता कहता भाई साहब AC में ना ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर मैं उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से AC बना देता हूँ तो मार्केट में कोई और उसको खरीदता नहीं है। अब या तो वो खरीदेगा या फिर वो खरीदा ही नहीं जाएगा। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमने सोलर पावर पैनल बनाया है वो मार्केट में मार्केटेबल ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आप पता क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिवली देर में भी पॉसिबल कि सर इसका कोई कस्टमर ना हो और इसकी NRV 0 हो, तो उस केस में फिर आप इसे 0 वैल्यू करेंगे और आप इस पूरी की पूरी कॉस्ट को पेनल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। यहाँ पे बच्चा बोलता है सर हम ऐसा कैसे मान ले। देखिए दोस्त मैंने आपको दोनों अल्टरनेटिव बताए हैं। अल्टरनेटिव 1 कि आप ये मान सकते हैं कि NRV जो है वो ज़्यादा है तो आप कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, या अल्टरनेटिव 2 और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है ये ना, अगर आप कस्टमाइज बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो मार्केट में बाकी कस्टमर उसको खरीदेंगे। इसलिए सर कस्टमाइज बेस्ड प्रोडक्ट में ये बड़ा एक रिस्क होता है कि अगर उस कस्टमर ने नहीं लिया तो मार्केट में हो सकता है वो ना बिके। तो अल्टरनेटिवली आप ये बात जरूर लिखें। ठीक, आगे व्हाट अबाउट डेटर, सर पेटिशन है उसके अगेंस्ट तो आप डेटर का क्या करेंगे, प्रोविजन बुक करेंगे। आंसर में यहाँ पे ना प्रोविजन लिख रखा, मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना AS2 का होता था, तो इन्होंने एज इट इज इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। लेकिन एक बात भूल गए लोग ना कि जो डेटर है ना वो फाइनेंशियल असेट है एज पर इंड AS 109, तो उसका इंपेयरमेंट होगा। ठीक है, चलिए, बट इन्होंने अभी भी प्रोविजन वर्ड लिख रखा जबकि इंपेयरमेंट होगा। ठीक, ये देखिए मैं आपको एक दो लाइनें पढ़ा देता हूँ आंसर की। इन द अब्सेंस ऑफ NRV, ये पहले इन्होंने बता रखा कि इन्वेंट्री क्या होती है, फिर बता रखा है इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, फिर इन द गिवन केस को एक्सप्लेन कर रखा है, और यहाँ लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ NRV ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स प्रोडक्ट गिवन इन द क्वेश्चन, एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम करेंगे, assuming that cost is lower, the company shall value its inventory as per Ind AS 2 for 140 lakh. Alternatively, मैं आपको बता दूं अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना तो कम से कम भी सर 1+ मार्क्स इसी लाइन के हैं। Alternatively, it is assumed that there is no buyer for such fabricated solar power panel
then the NRV will be nil. In such a case, full value of finished goods and WIP will be provided for in the books. ठीक, चलिए ये डेटर के प्रोविजन की बात कर रखी है, मतलब इम्पेयरमेंट की बात कर रखी है. अब बल्कि लिख लो यहाँ पे वर्ड ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑब्लिक इम्पेयरमेंट. चलिए, हाँ जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे. क्वेश्चन 3 को साथ साथ पढ़ने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा सर? कॉस्ट और एनआरवी एवरेज लोअर. एनआरवी कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस. ठीक, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कहता साहब, अगर वही आइटम अप्रूवल डेट से पहले बिक जाती है तो एज पर इंड AS 10 वो एडजस्टेबल इवेंट माना जाता है और वही सेलिंग प्राइस सर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. अगर वो आइटम नहीं बिकती तो सिमिलर आइटम अगर बिकती तो उसका सेलिंग प्राइस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. सो बात की एक बात क्या है कि ये एक एडजस्टेबल इवेंट माना जाता है. ठीक जी सर, आगे सुनिए ध्यान से ना. अगर मेरी एनआरवी कम है तो उस केस में मैं पता क्या करूंगा, जो भी एनआरवी मेरी जितनी भी कम है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट, तो उतना अमाउंट मैं P&L अकाउंट में अलग से चार्ज कर लूंगा. ठीक, मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि एक बार रिवीजन वीडियो जरूर देखना, मैंने इस बात को वहां पे भी डिटेल में डिस्कस कर रखा. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अगर एक बार इन्वेंट्री मेरी एनआरवी वैल्यू होगी, ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली डेट पे अगर वो नहीं बिकी तो मैं पता क्या करूंगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है और जो न्यू एनआरवी है उसका कंपैरिजन करूंगा. ठीक, और जो लोअर होगा उसको कंसिडर कर लूंगा. और अगर इस बार लोअर अमाउंट से पुराने वाले अमाउंट से ज्यादा आ गया है तो मैं रिवर्सल कर लूंगा साहब, मींस इनकम बुक कर लूंगा P&L में. ठीक है, जैसे मान लो मेरी रिटर्न डाउन हुई थी, 5 लाख का नुकसान हुआ था, अब नुकसान सिर्फ 3 लाख का दिख रहा है. आप ऐसे समझिए, मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट मान लो 100 थी, एनआरवी 95 है, तो 5 का मैंने लॉस बुक कर लिया. हाँ जी सर, अगले साल मैं क्या करूँगा, रिव्यू करूँगा और मान लो मेरी एनआरवी सर 98 आ गई है, कॉस्ट मेरी 100 है, ये आइटम बिकी नहीं थी, तो सर यहाँ पे मैं पता क्या करूँगा, 3 का रिवर्सल कर दूंगा. ठीक, ऐसा भी हो सकता है सर कि नेक्स्ट ईयर जो मेरी एनआरवी है वो 103 आ गई हो, तो उस केस में सर मैं मैक्सिमम कहाँ तक स्टॉक को रिवर्सल कर सकता हूँ साहब, एनआरवी के रिटर्न डाउन को कहाँ तक रिवर्सल कर सकता हूँ, कॉस्ट तक. ठीक, तो रिवाइज आपका एनआरवी और कॉस्ट विच एवरेज लोअर क्या है 100, तो यहाँ पे मैं 5 का रिवर्सल कर लूंगा. ठीक, चलिए पढ़ते क्वेश्चन. On 31st March X1, the inventory of ABC includes spare part which it had been supplying to a number of different customers for some years. ठीक है, 31st March X1 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार डेट डाल देते हैं, 31st March X1. एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जब मैं चाहे रेगुलर कोर्स हो या फास्ट ट्रैक कोर्स हो, कोई भी क्वेश्चन क्लास के अंदर कराता हूँ तो कई बार ना एक लाइन के मैं अलग अलग एंगल से लाइन को चेंज करके बताता हूँ कि अगर ऐसा लिखा हो तो ये ट्रीटमेंट होगा, ऐसा लिखा हो तो ये ट्रीटमेंट होगा, ताकि बच्चों को हम एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें समझा सकें. ठीक, लेकिन एग्जाम के लिए मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए. प्लीज मेरे दोस्तों, आपको ये चीजें फॉलो करनी है. मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे ना, तो आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना तो आप उसी एंगल से सोचोगे. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. आपने इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी कब कब, 31st मार्च X1 को, 31st मार्च X2 को. आइए, the cost of the spare part was 10 million and based on the retail price at 31st March X1, the expected selling price of the spare part is 12 million. ठीक है, लेकिन हमें तो सर 31st मार्च का प्राइस लेना नहीं, तो हमें तो आगे का प्राइस लेना होता है, क्योंकि अल्टीमेट सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये इन्वेंट्री कितने की बिकेगी, हमारी जेब में नेट पैसे कितने आएंगे. ठीक, on 15th April X1, due to market fluctuation, expected selling price of the spare part in the stock reduced to 8 million. Okay, सर 8 million का आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे और ये एडजस्टेबल इवेंट माना जाता है एज पर इंड AS 10. The estimated selling expenses required to make the sale would be rupees 0.5 million. ओके, आपके एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस 0.5 मिलियन है, तो आपकी जो एनआरवी है वो 7.5 मिलियन से आ गई और आपकी कॉस्ट कितने से आ गई साहब, 10 मिलियन से. ठीक, चले, हाँ जी सर. देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 20th अप्रैल. ओके, तो ये एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एज पर इंड AS 10. अगर हमारे इन्वेंट्री की एनआरवी गिर जाती है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, एडजस्टेबल इवेंट माना जाएगा. और इन्वेंट्री का वैल्यू करेंगे सर एनआरवी और कॉस्ट विच एवरेज लोअर, तो यहाँ पे किस पे वैल्यू हो जाएगा सर, 7.5 पे, तो आपका 2.5 का लॉस P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगा. ठीक, चलिए. एज एट 31st March X2, Director noted that the such inventory is still unsold and lying in the warehouse of the company. Director believe that inventory is in a saleable condition and active marketing would result in an immediate sale. ठीक है,
सिंस द मार्केट कंडीशन हैव इंप्रूव्ड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री इज 11 मिलियन एंड एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंस से 0.5 मिलियन से, तो 10.5 मिलियन आपकी एनआरवी आ गई नेक्स्ट ईयर। तो आप नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, रिवाइज्ड एनआरवी और ओरिजिनल कॉस्ट विच इज लोअर के हिसाब से वैल्यू करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट 10 है, रिवाइज्ड एनआरवी सर आपकी 10.5 है, तो आप 10 के हिसाब से वैल्यू करेंगे। तो जो आपने पहले लॉस बुक कर रखा सर उससे क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। चलिए ये देखिए, ये इंड AS 10 को एक्सप्लेन किया गया, ये आप लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे और ये आप लॉस का रिवर्सल कर लेंगे। प्लीज ध्यान देना, एनआरवी यहाँ पे 10 से ज्यादा आ गई है, हम मैक्सिमम सर कहाँ तक रिवर्सल करेंगे, जितना हमने लॉस रिकॉर्ड कर रखा था। इट मीन्स क्या है कि आपकी जो इन्वेंट्री का वैल्यूशन है वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है, द फॉलोइंग इज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटिटी, फुल कैपेसिटी इज 10,000 लेबर आवर इन ए ईयर। ओके, फुल कैपेसिटी सर आपकी 10,000 लेबर आवर है, नॉर्मल कैपेसिटी 7,500 है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हम एलोकेट करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो प्लीज ध्यान देना, नॉर्मल कैपेसिटी कंसीडर की जाएगी, ना कि फुल कैपेसिटी। एक्चुअल लेबर आवर फॉर करंट पीरियड आर 6,500, तो हायर कौन सा है, 7,500। टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सर 1,500 है, तो 1,500 डिवाइड बाई 7,500, आपकी जो रिकवरी रेट है 0.20 पर आवर है। चलें, हाँ जी सर रिक्वायरमेंट पढ़ लें एक बार क्वेश्चन की। बिल्कुल, हाउ ओवरहेड कॉस्ट आर टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं एक प्यारी सी बात आपको बता देता हूँ, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का वो अमाउंट जिसकी हम रिकवरी नहीं कर पाए उसको हम P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। इट मीन्स क्या है कि अगर मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मैं रिकवरी रेट किसके बेस पे निकालूंगा, नॉर्मल प्रोडक्शन के बेस पे। तो जो रिकवरी रेट है उसे एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आपका एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको मैं क्या करूंगा साहब, जितना रिकवर कर पाया हूं एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पे, ठीक है, उतना माइनस कर दूंगा, बाकी अमाउंट P&L अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, चलिए टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सर 1,500 से, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने से सर 2,600 से। ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड किसके बेस पे बांटते हैं साहब, हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पे बांटते हैं। तो आपने जो एक्चुअल लेबर आवर यूज किए हैं वो 6,500 है, तो 0.40 पर आवर। अब हमें एक कॉम्बिनेशन और देखना पड़ेगा कि जो यूनिट बनती है या आपका जो गुड्स केजी वगैरह में अगर बनते हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिट या केजी में कितने आपके लेबर आवर लगे। ठीक, ओपनिंग इन्वेंट्री 2,500 यूनिट है, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर आर 6,500 यूनिट। ओके, इसका मतलब सर 6,500 डिवाइड बाई 6,500, तो आपका 1 यूनिट इन ए 1 आवर। ठीक है, चलिए टोटल यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 6,700, और आपने सर FIFO के बेस पे वैल्यू करना। FIFO के बेस पे वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आपका स्टॉक बिका होगा वो पहले ओपनिंग में से बिका होगा, आई मीन टू से जो आपके पास बचा हो वो लास्ट वाला बचा होगा। ठीक, देखिए अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितने से है सर 2,500 से, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन कितने से सर 6,500 से, ठीक है। और सोल्ड कितने से 6,700 से, तो अपने पास क्लोजिंग आ जाएगा अपना 2,300 से। तो इससे रिलेटेड जो भी अपने ओवरहेड है, इससे रिलेटेड जो भी अपने क्या है ओवरहेड है, वो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं जाएंगे बल्कि वो आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ जाएंगे। ठीक, और अब आप देखिए ध्यान से ना, हमने ड्यूरिंग द ईयर से जो खर्चा किया होगा वो इसके ऊपर किया होगा। अब जो ये 2,300 ये किस में से बचा होगा, इसी में से बचा होगा, तो 4,200 सर अपना क्या है करंट ईयर में बिक गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और आपका इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, देखिए वेरिएबल ओवरहेड 0.4, फिक्स ओवरहेड 0.2 इनटू कितनी यूनिट सर ड्यूरिंग द ईयर ऐसी थी जो प्रोड्यूस हुई और बिक गई है सर, वो 4,200 थी, इंटू 4,200, तो 0.6 इंटू 4,200 2,520, ये आपके कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगा। ठीक है सर, अपने पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची हुई है सर, अपने पास बची हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,300। ओके, तो 0.4 प्लस 0.2 0.6 इंटू 2,300 1,380 सर, ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हाँ जी सर, एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पे ना, जो आपके वेरिएबल ओवरहेड है वो तो पूरे चार्ज हो जाएंगे या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में या फिर सर आपके क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सर जो रिकवर नहीं हो पाए उसे हम P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अपने कितने थे 1,500,
हम चार्ज कितना कर पाए 6500 इंटू 0.2 1300, तो 200 सर आप क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए साहब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ये आपका P&L अकाउंट में और ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक, चले, हाँ जी सर। प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपका जो करंट ईयर का खर्चा है, ये जो करंट ईयर का खर्चा है सर, ये आपका 6500 प्रोडक्शन यूनिट पे हुआ था, यूनिट जो आपने प्रोड्यूस की थी, इसमें सर आपकी 2300 यूनिट बची हुई है, तो बाकी सर आपकी 4200 यूनिट बिक गई है, तो इससे रिलेटेड खर्चा सर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इन्वेंट्री की कॉस्ट में सर आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। आपका परचेज में सर जो भी आपका परचेज प्राइस है, आपने अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स वगैरह पे किए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, आपका सर रिबेट या डिस्काउंटों से आप माइनस कर देंगे। सर हैंडलिंग कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फ्रेट है साहब, जो डायरेक्ट इनकड़ की है। ठीक, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक, चलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर कभी भी नहीं आते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्या लिखता है, एस ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन परचेजेज मोटरसाइकिल फ्रॉम वेरियस कंट्री एंड एक्सपोर्ट देम टू यूरोप। ओके सर, उसने क्या किया, मोटरसाइकिल परचेज किए अलग अलग कंट्रियों से और यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया। एस ट्रेडिंग हैज इनकर्ड दीज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग X1। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज सर बिल्कुल आ जाएगा, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सर माइनस कर देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ ले एक बार। हाँ जी, एस ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन इज सीकिंग योर एडवाइस एज इफ विच ऑफ द आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड वांट टू यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन सी आइटम आएगी और आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बतानी। ठीक है, तो ये आइटम आएगी। एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, मान लो थ्योरी का क्वेश्चन आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट जो है क्या उसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे। मैं बोलूंगा यस सर, कैसी बातें कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे उसका पूछने का ऑब्जेक्टिव है कि परचेज प्राइस के साथ उसे कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। हम उसे कंसीडर करते हैं इसलिए उस पर टिक करेंगे, लेकिन उसको अमाउंट माइनस कर दें। ठीक, इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल आएगा साहब 200 से, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन परचेज बिल्कुल आएगा 250 से, अदर हैंडलिंग कॉस्ट बिल्कुल आएगा 100 से, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये आपका सर एडमिन खर्चा है, ब्रोकरेज कमीशन पेबल टू अडेंटिंग एजेंट फॉर अरेंजिंग इंपोर्ट। सर इंपोर्ट से रिलेटेड जो आपने मतलब गुड्स वगैरह अरेंज किए होंगे तो उसका एजेंट का खर्चा सर, ये डायरेक्ट खर्चा हो गया आपका ना, बिल्कुल आ जाएगा। सेल कमीशन नहीं आएगा साहब क्योंकि सेलिंग का खर्चा होता है। आफ्टर सेल वारंटी बिल्कुल भी नहीं आएगा साहब क्योंकि ये आपका एक्सपेंडिचर होता है जो आप आगे चल के इनकट करेंगे। ठीक है, मतलब पोस्ट सेल एक्सपेंडिचर साहब आपका ये माइनस 10,000 प्लस 200 प्लस 250 प्लस आपका 400, मतलब मैंने जोड़ दिया एक साथ ना 490,850। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कस्टमाइज बेस अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर सर जो जो स्पेशल कॉस्ट है वो सारी सारी आपको क्या करनी होती है, कंसीडर करनी होती है। पर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखता है, ऑन 1 जनवरी X1 एन एंटिटी एक्सेप्टेड एन ऑर्डर फॉर 7,000 कस्टम मेड कॉर्पोरेट गिफ्ट। कस्टम मेड का मतलब क्या साहब, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग गिफ्ट बनाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट गिफ्ट है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन की क्या, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सब्सटेंटिएट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट रीजन एंड कैलकुलेशन वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, आइए, on 3rd January X1 the entity purchased raw material to be consumed in the production process for 550, okay, including 50,000 refundable purchase tax। तो सर 5 लाख तो ये कॉस्ट आ गई, मैं यहाँ पे लिखता रहूँ। हाँ जी सर, परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय रेजिंग ए लोन। आपने सर एक लोन लिया है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरी क्वालिफाई एसेट है या नहीं। अगर ये मेरे लिए क्वालिफाई एसेट है तो मैं बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा साहब, उसे P&L अकाउंट में लेके जाऊंगा। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट को। तो अभी 1 मिनट के लिए इसको साइड करते हैं। द लोन इज सिक्योर्ड बाय द इन्वेंट्री। जनवरी X1 द एंटिटी डिजाइन द कॉर्पोरेट गिफ्ट फॉर द कस्टमर, डिजाइन कॉस्ट इंक्लूड। अब देखिए सर, डिजाइन कॉस्ट आ गई प्रोडक्ट की। ठीक है, आपके लिए तो प्रोडक्ट हो गया ना, तो सर डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी, वो ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिजाइनर और लेबर, तो 10,000 आ गया।
आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग February X1, the entity production team developed the manufacturing technique and made further modification necessary to bring the inventory to the condition specified in the agreement. The following costs were incurred in the testing phase. अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर टेस्टिंग फेज में सर हम लोग कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, ठीक है, तो वो कोस्ट का पार्ट माना जाएगा, लेकिन अगर कोई स्क्रैप हम वहाँ पे बेचते हैं तो सर उस स्क्रैप को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। मटेरियल नेट ऑफ ₹3,000 रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द स्क्रैप आउटपुट 21,000। अब यहाँ बच्चे से पता क्या गलती हो जाती है, 21,000 माइनस 3,000 कर देता है वो। मैं कहता हूँ क्यों, कहता सर रिकवर कर लिए। बेटा वर्ड पढ़िए, मटेरियल नेट ऑफ 3,000, इसका मतलब सर इसमें ऑलरेडी वो एडजस्ट कर रखा है। तो आपका टेस्टिंग एक्सपेंडिचर में सर आपका कितने से आ जाएगा, 21,000, नेट ऑफ 3,000 है ऑलरेडी, लेबर सर 11,000 से, और डेप्रिसिएशन है साहब जो प्लांट आपने यूज किया मॉडिफिकेशन के लिए 5,000 से, ठीक है। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 21 प्लस 11 प्लस 5 37,000। चलें, हाँ जी सर आइए। तो ये मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैं जोड़ के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, 37,000। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग February X1, द एंटिटी इनकर्ड द फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग द कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्ट। कंज्यूमेबल स्टोर पे सर आपका 55,000, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लेबर सर 65,000, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यूज टू मैन्युफैक्चर द कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्ट 15,000, ये सारी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो 55,000 प्लस आपका 65,000 प्लस आपका 15,000, 1,35,000। आगे द कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्ट वर रेडी फॉर सेल ऑन 1 मार्च। अब यहाँ पे देखिए सर 1 मार्च को रेडी हो गए, तो ये आपकी क्वालिफाई सेट नहीं बनी है, तो बोरिंग कॉस्ट वगैरह हम यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे। नो एबनॉर्मल वेस्टेज अकर्ड इन द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट गिफ्ट। टोटल कर लेते हैं, ये आपका आएगा 6,82,000। एक बार आराम से टैली कर लो। चलिए, हाँ जी सर। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज इसी के साथ इंडेस 2 के TY के ख़त्म होते हैं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।